अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। तमाम बैच 9 के स्टूडेंट्स को बहुत सारा ढेर सारा वेलकम एंड मुबारकबाद। आप आज जो वेट करते रहे हैं हम इस अल्टीमेट फॉरेक्स मास्टरी कोर्स के लिए, इसके अंदर बाहिम्मत तरीके से मौजूद हैं और ऑफिशियल तरीके से हम आज अपना लेक्चर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड पहले नंबर पे हम जिस मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे वो ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, and this is the special course designed by me myself. I has designed it और बिल्कुल नए तरीके से आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा पहले कभी नहीं था वैसा इसमें होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस मॉडल के ऊपर हमने लास्टली डिस्कस किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर और फॉरेक्स क्या होती है, राइट। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। गौर कीजिएगा एक एक चीज़ पे, जो ना समझ आए उसके ऊपर आपने यहाँ पे लिख के मैसेज डाल सकते हैं, उसका मैं आपको क्लास के दौरान ही रिप्लाई भी करता रहूँगा, उस तरीके से समझाता रहूँगा। और बाकी जो आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन हो उसको आपने अपने पास नोट कर लेना, कल वाली हम जो है क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, उस Q&A सेशन में उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा जी, फॉरेक्स क्या होता है? शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कल आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स कहते हैं। इज़ द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में ये मार्केट चलती है। वेयर पीपल बाय एंड सेल करेंसीज, यानी फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज की बाइंग या सेलिंग होती है। जैसे यूएसडी हो गया, यूएस डॉलर हो गया, जापान का येन हो गया, और पाकिस्तान का पीकेआर हो गया, इंडियन का आईएनआर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉरेक्स के अंदर आती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक्सचेंजिंग यूएस डॉलर्स फॉर यूरोज़। आप अमेरिका में रहते हैं, आपने यूरोप में कहीं पे जाना तो वहाँ पे यूएस डॉलर्स में आप पेमेंट करने के बजाय प्रेफर करेंगे, हर जगह पे यूरो चल रहा होगा। छोटी छोटी रिटेलर शॉप के ऊपर भी यही एक्सेप्ट होगा, ये नहीं होगा। तो उसके लिए आप बआसानी चीज़ों की ट्रांजेक्शन्स के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे, यूरो। तो इसके लिए आपको वहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा, और इस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम जब ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो इसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किस तरह से करेंसीज का बाय या सेल कर सकते हैं, वो हमें चाहिए होता है एक ब्रोकर, एक कंपनी ऐसी जो हमारी बाय या सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, और हमें जो भी बाय करना है या जो भी सेल करना है वो ट्रेड हमारी होल्ड करे और उसको मार्जिन वगैरह हमें दे, जैसे हम डिफरेंट ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्टली आज डिटेल से वैसे पढ़ेंगे। अच्छा, पीपल ट्राई टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द चेंजिंग प्राइसेस ऑफ डिफरेंट करेंसीज। यानी सादा सादा सी लफ्ज़ों में बात करें तो यहाँ पे करेंसी की प्राइस ऊपर या नीचे हो रही होती है, तो सस्ता आपने ख़रीदना है, महंगा बेच देना है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो जो जितना प्रॉफिट होगा वो आपका मुनाफा है आपकी जेब में। सिंपल एग्जांपल इसकी ये है कि आपने 1 यूरो बाय किया $1.05 लेके, ठीक है, यानी यूरो थोड़ा सा महंगा है, उसके लिए आपको 1.05 यूएस डॉलर्स देने पड़े। अब लेटर द प्राइस चेंजेस, 1 यूरो बिकम्स वर्थ 1.10 यूएस डॉलर्स, यानी ये जो प्राइस है ये थोड़ी सी इंक्रीज होगी, कितने, 15 पॉइंट्स, ठीक है। 0.5 तो पहले ही थी, ये 0.05 पहले ही थी, 15 पॉइंट्स इसमें और ऐड करें, 15 प्लस 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। यानी 5 और 5 10, और 1 इधर से आया और 1 ये 2, तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1.1 जब यूएस डॉलर्स इसकी वैल्यू हो जाए यूरो की, तो आप इसको अगर सेल करेंगे तो आप ये प्रॉफिट बनाएंगे पर यूरो पे 0.05। तो फॉरेक्स के अंदर यू आर ट्राइंग टू बाय लो एंड सेल हाई, मतलब आपने हमेशा ट्राई। अब आपके जहन में ये भी सवाल आएगा, ये किसी के जहन में सवाल है कि यूएसडी जो है, यूएसडी जेपीवाई का एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है। अब आप अगर बाय ही कर रहे हैं तो इसमें कौन सा पेयर बाय होगा? ये यूएसडी और जेपीवाई दोनों करेंसीज मिलकर एक पेयर बना रही हैं, इनमें से कौन सी करेंसी बाय होगी? अगर आप यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाते हैं, ज़रा लिख के बताएं चैट के अंदर, जल्दी जल्दी करें। अगर आप इस पेयर में बाय की ट्रेड लगाते हैं तो किस करेंसी को बाय कर रहे हैं आप? फटाफट से लिखें, सिर्फ किसी को नहीं पता, ये 2 बंदों को पता है। अच्छा, आप हमेशा फर्स्ट करेंसी को बाय कर रहे होते हैं, और ये जो पहले नंबर पे करेंसी होती है इसको कहते हैं बेस करेंसी, ठीक है, ये बेस होती है। और ये सेकंड वाले पे होती है इसको कहते हैं कोट करेंसी, QOUTE, ठीक है। तो जब भी आप बाय या सेल करेंगे तो एक्चुअल में वो आप पहली करेंसी को ही बाय या सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने अपने जहन में रख ली, और ये समझ आ गया आपको कि फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स क्या होता है ये समझ आ गया आपको?
एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट करेंसीज फॉर द स्पेकुलेशन पर्पसेस, शॉर्ट टर्म जो हम करते हैं उसको फॉरेक्स कहते हैं, सिंपल। अच्छा जी, इसके बाद आता है ब्रोकर सिलेक्शन एंड प्लेटफॉर्म सेटअप। MT5 वगैरह किस तरह से उसमें लॉगिन करना है, वो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दी थी, काफ़ी लोगों ने बना लिया है, अगर किसी ने नहीं बनाया होगा तो वो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, एक ब्रोकर चूज करने से पहले, चूंकि हमारे कोर्स के अंदर स्पेशल हम किस चीज़ को फोकस करते हैं, गोल्ड की ट्रेड को, क्योंकि हमारा मकसद, किसी भी ट्रेडर का मकसद क्या होता है, पैसे कमाना, राइट। XAU USD कल भी आपको बताया था, X यूज होता है मेटल्स के लिए केमिस्ट्री में, और AU जो है वो ऑरम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और USD से मुराद यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। सो XAU USD इसका मतलब भी आपको बता दिया। और गोल्ड ट्रेडर्स के लिए क्या जानना जरूरी है स्पेशली, फॉर स्कैल्पिंग एंड गोल्ड ट्रेडिंग स्पीड इज एवरीथिंग। यानी जो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, खासतौर पे फास्ट स्कैल्पिंग होती है, क्विक, यानी आपने देखा कि हमने एक पिन पॉइंट से यहाँ से एंट्री पकड़ी हुई है, फिर बाय किया, यहाँ से पिन पॉइंट से एंट्री पकड़ी हुई है, तो ये चीज़ें आप देख रहे होते हैं डेली बेस पे, राइट। पिन पॉइंट से एंट्रीज आप देखते हैं, लगी हुई होती हैं हमारी, याद है को नहीं याद किसी को, कुछ इस तरह का एंट्री वगैरह आपने देखी हो, टेस्ट के ऊपर एंट्रीज, फिर उसके बाद एग्रेसिव मार्केट के अंदर एंट्रीज, तो ये सारी कैसे पॉसिबल होती हैं। अब ये आज की एक हमारी एंट्री है, चले मैं हमारे चैनल में ये पढ़ी है, इसको आपके सामने करके इसलिए दिखा रहा हूँ। स्पीड इज एवरीथिंग, यहाँ से जो हमने ट्रेड ये एग्जीक्यूट की है, अगर स्पीड स्लो होती, ब्रोकर में एग्जीक्यूशन लेट होता, तो ये इस रेड कैंडल पे जो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन हुई है, ये यहाँ कहीं पे आके होती तो हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन जाना था, यहाँ से यहाँ पे। अभी सिर्फ ये छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो स्पीड क्या है कि जब आप बटन दबाए ना ट्रेड का, तो फौरन से वो ट्रेड लगनी चाहिए, फौरन से तेजी के साथ वो ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दैट मीन्स अलॉट, ठीक है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, व्हाट यू नीड गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, स्पीड सबसे पहले है। अच्छा, चूजिंग ब्रोकर्स विद मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होती है, ये चीज़ें ना कहीं यूट्यूब पे पढ़ी हैं, ना आपको पहले कभी किसी ने बताई हैं, और ना ही ये कोई बताता है, क्योंकि जो ब्रोकर्स के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएगा लोगों को उतना ज़्यादा पता चलेगा। हिडन इन्फॉर्मेशन होगी, लोगों को मौका मिलता है ज़्यादा पैसा कमाने का। आप लोगों को वही ब्रोकर 3 पिप्स तक की चार्ज कर रहे होते हैं, और वो जो बंदा लेके आने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा होता है कि यार क्लाइंट से बिला वजह की ज़्यादा वो जो है कमीशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, सेपरेट चार्ज कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, स्लो थोड़ी जो है वो सेपरेट वाला अकाउंट चाहिए, जिसके अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन हो और सेपरेट बिल्कुल थोड़ा सा हो। अच्छा, मार्केट एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, ये होते हैं ECN ब्रोकर्स। ECN से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इससे ये होता है कि आप और मैं और दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स मौजूद हैं, ये नेटवर्क जो है उन सबको आपस में कनेक्ट करता है। हो सकता है आपने किसी लेवल पे सेल का बटन दबाया हो, दूसरी तरफ किसी बंदे ने वहां पे बाय का बटन दबाया हो, वो खरीदना चाह रहा है, आप बेचना चाह रहे हैं, तो आपकी ट्रेड डायरेक्ट उस बंदे के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ब्रोकर दरमियान में कोई इंटरफ्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा होता। ECN को ये भी कहते हैं NDD, ठीक है, नो डीलिंग डेस्क, ठीक है। नो डीलिंग डेस्क को एक ECN ब्रोकर भी कह सकते हैं, राइट। इसके अंदर ब्रोकर आपके ट्रेड से छेड़छाड़ नहीं करता, आप जिस भी मार्केट प्राइस पे बाय या सेल करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है गोल्ड में, 18 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो लिक्विडिटी पड़ी है। 18 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है गोल्ड मार्केट में, ये जो सोना है इसका। तो इतने ज्यादा लोग हैं भाई, आपकी 0.01 या छोटी मोटी ट्रेडें हैं, वो किसी भी प्राइस पे आप एग्जीक्यूट करें फौरन से होनी चाहिए, राइट। वहां पे कोई ऊपर नीचे प्राइस चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब आपको किसी जुमले की समझ आए आपने यस लिखना है, इस चीज़ की समझ नहीं आए आपने लिखना है रिपीट, या आपने लिखना है मुझे ये समझ नहीं आया। इस कोर्स का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि जो जो हम सीखते जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में फिट करते जाना है। तो बगैर परेशान हुए यहाँ पे आपने ईजी, जैसे आप समझ लें कि अपने किसी बड़े भाई से पूछ रहे होते हैं, अपने किसी पास बैठे हुए टीचर से पूछ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह बगैर हेजिटेट हुए फैमिली वाला माहौल समझना है, ईजी होकर समझना है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपसे प्रॉफिट्स बनवाने हैं, और प्रॉफिट्स फिर तभी बनेंगे जब मैं आपको माहौल वो दूंगा और आपको सिखाऊंगा उस तरह से। अच्छा, मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होती है, नो रिकॉर्ड्स, फास्टर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। नो रिकॉर्ड से क्या मुराद है कि आपने एंट्री लगाई, मार्केट की प्राइस उस वक्त थी 3300.13, जब आपने बाय का बटन दबाया, अब इस प्राइस पे आपने बटन दबाया, लेकिन वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर प्राइस को ब्रोकर कर देता है 3301,
अब ये कितने पिप्स का इसने चेंज कर दिया, 7 पिप्स का, इंस्टेंटली कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही रिकोट कर दिया प्राइस को। ये पहले कोट आ रहा था बाय करोगे तो इस पे होगी, फौरन से इसने जो है ना आस्क प्राइस इंक्रीज कर दी। तो इसको कहते हैं रिकोट करना, यानी प्राइस का बटन दबाते ही चेंज हो जाना, आपको पता ही नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही रहा होता है, आप उसके साथ कहते हैं कि चलो यार खैर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इस इतनी सी चेंज के साथ ब्रोकर बड़ा पैसा बनाता है। अगर बंदे ने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है ना तो $7 उससे कमा रहा है बैठे बैठे। अगर 1000 बंदे लगा रहे हैं, 1000 लॉट्स ट्रेड हो रही हैं, तो $7000 इस ब्रोकर ने तो सुकून से बना लिया बैठे बैठे, बिला वजह का। लोगों को लूटने वाला है चक्कर ही है ना। तो आपने सबसे पहले जो चूज़ करना है ब्रोकर, वो आपका होना चाहिए स्पीड उसमें फास्ट होनी चाहिए, और मार्केट एग्जीक्यूशन वाला मॉडल उसमें होना चाहिए, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं। इंस्टेंट में क्या होता है, वो ब्रोकर ही आपके खिलाफ खेल रहा होता है, ठीक है। अगर वो जो है ना मार्केट मेकर मॉडल जो होता है, ये MMM इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आप बाय करें या आप सेल करें, वो ब्रोकर आपकी ट्रेड को LP के साथ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर या बैंक के साथ या मार्केट में दूसरे ब्रोकर के साथ एक्चुअल में बाय सेल कर ही नहीं रहा होता। वो क्या करता है, खुद ही आपकी ट्रेड को रख लेता है। अब इससे आप कहते हैं कि जी मुझे क्या फर्क पड़ता है, खुद ही रख ले या आगे भेजे, मुझे तो प्रॉफिट से गर्ज है। अब आती है बारी, अगर आपने बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो इसकी जेब से देते हुए तो जान जानी है, इसने तो आपको पैसे नहीं देने, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अक्सर ना कुछ ऐसी स्टोरीज पड़ी भी हुई हैं, और जिनके कुछ बड़े अकाउंट्स होते हैं ब्रोकरों के साथ 2 नंबरी लगा देते हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी देख रखा होगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने किसी सही चीज़ की तरफ जाना, गलत चीज़ों को डिस्कस करके माइंड एक्टिव नहीं करना। और मार्केट मेकर मॉडल जो है, इसको पता होता है कि बंदे की ट्रेड मेरे पास ही है, ये देखता है उस बंदे का ट्रेडिंग बिहेवियर ओवर द लॉन्गर टर्म, या आप जब अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तब ये पूछते हैं कि आप बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आप एडवांस ट्रेडर हैं। तो अकाउंट बनाते हुए मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि एडवांस सेलेक्ट करें या इंटरमीडिएट करें, बिगिनर कभी ना करें, ठीक है। इंटरमीडिएट कर लें, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं ना पता तो भी इंटरमीडिएट ही करें, अगर थोड़ा बहुत पता है तो एडवांस कर दें बस। ये आपकी ट्रेड्स को LP के साथ डायरेक्ट भेजेंगे। पहला तरीका इनका जो है ना बंदा जांचने का, वो ये होता है कि पूछ लेते हैं कि बंदा नया के पुराना है, उससे फिर आपके साथ चूना लगाते हैं। अच्छा, आपने MMM मॉडल के साथ नहीं जाना, आपने मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ जाना कि मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उस पर मेरी ट्रेड लगे। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, ब्रोकर अपने पास से आपके खिलाफ ट्रेड ना करे। अगर खिलाफ ट्रेड करेगा ना, जब अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी ट्रेड क्लोज ऑल कर रहे होते हैं, वो हो ही नहीं रही होती। ये जो अनलिमिटेड लीवरेज देने वाले ब्रोकर हैं खासतौर पर ये करते हैं। LP कभी भी, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कभी भी ब्रोकर को अनलिमिटेड लीवरेज ऑफर नहीं करने देते। उसको कहते हैं भाई तुम किसी लिमिट में रह के खेलो। और आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको ये 2000 तक लीवरेज मिल रही होती है, ये भी आपको सिर्फ 5000 से छोटे अकाउंट पे मिल रही होती है। जेन्युइनली आपका बड़ा अकाउंट होगा ना, आप मसलन $50,000 डिपॉजिट कर लें, तो आपको 2000 लीवरेज उसमें कोई नहीं मिलनी। आपको उसमें हो सकता है ब्रोकर कहे कि भाई मैं तो मैक्सिमम 500 ही दूंगा, या हो सकता है वो इसको 200 कर दे, क्योंकि ब्रोकर की जान जाती है यार, इतने बड़े मार्जिन के साथ आप ट्रेड लगा देंगे, ब्रोकर आपको पैसे कहाँ से देगा। LP उसको करने नहीं देगा, इजाजत नहीं देगा इस चीज़ की, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है। असल में जब आपका जो बैलेंस होता है ना, ये ब्रोकर के साथ आप डिपॉजिट कर लेते हैं, लीवरेज आपको मिल जाती है। आपके अकाउंट में अगर आपने किया ना $100 का डिपॉजिट और आपने 1000 लीवरेज सेलेक्ट कर ली, तो ये आपके पास बन गया 1 लाख यानी 100,000। अब जहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी है ना, जिस भी बैंक के साथ या जिस भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ ब्रोकर लिंक्ड है, उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर की कुछ शराइत होती हैं कि तुम लोगों को इतने लीवरेज दोगे, इतने बैलेंस वालों को इतने लीवरेज दोगे। तो वो इनको बाउंड रखते हैं ब्रोकर्स को कि भाई तुम किसी ऐसे बंदे को, बड़े अकाउंट वाले को ज्यादा लीवरेज ना दे देना कि वो ज्यादा प्रॉफिट बना ले, हम तो लुट जाएंगे भाई। वो बंदा एक ट्रेड में तुक्का ही लग गया अगर उसका, तो हमारे को तो वो खींच के ले जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए ये भी एक चीज होती है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका वैसे खास कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बता दिया मैंने एक चीज का यार, अभी 50,000 तो किसी ने डिपॉजिट करने नहीं है ना, हमने करवाने हैं। छोटे छोटे डिपॉजिट से ट्रेडर बनना है पहले, बाद में इंशाल्लाह सारा कुछ होता जाएगा। वो आज मैंने एक वीडियो शेयर की थी फॉर योर मोटिवेशनल पर्पस। उसमें हमारे एक स्टूडेंट हैं बैच 7 के, उनका ये डिपॉजिट था और उन्होंने 15 दिन के अंदर $10,000 का प्रॉफिट किया है। माशाल्लाह से बोले माशाल्लाह यार, क्यों आपने नहीं करना? 15 दिन में $10,000 का डिपॉजिट यार, रीजनेबल चीज़ है कि नहीं? अच्छा, अभी आते हैं आगे। किसी ने पूछा ब्रोकर किसके अंडर होते हैं, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने लगा है, नो इशू। वाई इट मैटर्स। जब आप स्कैल्प ट्रेड करते हैं तो फास्ट एग्जीक्यूशन जो है वो आपको स्लिपेज से बचा सकती है और मिस्ड ट्रेड से बचा सकती है। यानी प्राइस आई हुई है ना यहाँ पे पिन पॉइंट पे, आपने इधर से अगर बाय का बटन दबाया है तो इधर से ही बाय लगेगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस यहाँ पे पहुंच जाए और इधर से बाय लगे। अब अगर इधर से आपने बाय किया तो इतना बड़ा आपका मार्जिन, ऐसे ही यहाँ से अगर आपकी ट्रेड लगी होती तो यहाँ तक आप प्रॉफिट में चल रहे होते।
मान लें कि इधर प्राइस है 1000, इधर चल के वो चली गई 1015 पे चली गई है। अब ये 15 पॉइंट्स तो आपके गए ना। अगर आपने इधर से बाय कर लिया होता, इधर से ही आपकी ट्रेड लग जाती, तो ये आप इस वक्त तक प्रॉफिट में होता, यहाँ तक होल्ड करते डबल प्रॉफिट होता। स्लिपेज आपको फंसाती है, आपका नुकसान होता है। तो आपने इसलिए जो है वो मार्केट मेकर्स मॉडल वाले के साथ नहीं जाना, मार्केट एग्जीक्यूशन वाले की तरफ जाना है, ये ईसीएन ब्रोकर की तरफ जाना है। अब इसमें भी कहानी है, वो भी एक ब्रोकर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने बड़े तरले किए हैं कि भाई हम आपके क्लाइंट्स को ईसीएन अकाउंट ही शो करवाएंगे। देखें, आपको कोई बंदा ऐसे नहीं बताएगा, ये जो उस्तादों वाली चीज़ें होती हैं वो बंदे अपने पास ही रखते हैं कि क्लाइंट को बस ठीक है कह देंगे इस पे कर लो उस पे कर लो। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि कहीं कोई भी बंदा आपको चूना लगाने आए तो आप बच जाओ उससे। वो आपको शो यही होगा, उन्होंने ऊपर लिखा होगा कि जी ईसीएन अकाउंट है, उन्होंने लिखा होगा जी ईसीएन अकाउंट है, लेकिन अंदरों खाती उन्होंने क्या कहानी डाली होती है, बंदों को सही चूना लगाते हैं। वो अकाउंट एसटीपी मॉडल पे होता है। अब एसटीपी मॉडल क्या होता है? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यानी इसमें वो डीलिंग डेस्क इन्वॉल्व होता है ब्रोकर का, वो खुद ट्रेड को मैनेज कर रहे होते हैं और क्लाइंट की ट्रेड को पकड़ के पिन पॉइंट पे लग रही है उसको, उसका ड्रामा कर देंगे, लेट एग्जीक्यूशन कर देंगे, उसको क्लोज ऑल नहीं करने देंगे न्यूज़ पे खासतौर पे। या वैसे अगर मार्केट में बड़ा एक ड्रॉप आ गया है तो पता है ना, ड्रॉप आने के बाद फौरन कैंडल वापस ऊपर को जाती है, आप यहाँ क्लोज ऑल का बटन दबाएंगे ना, नहीं होगी। अगर आपने दबा भी दिया ना, वो इधर जाके इधर क्लोज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गया, यहाँ से अगर आपने सेल किया हुआ था तो यहाँ पे क्लोज ही नहीं करने देंगे, वो इधर क्लोज हो जाएगी। तो ये इस एसटीपी मॉडल में ये सारा कुछ होता है। एसटीपी से मतलब है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यानी स्ट्रेट थ्रू, ब्रोकर आपके साथ ही स्ट्रेट लगा हुआ है, वो आगे किसी के पास आपके ट्रेड को भेज ही नहीं रहा। ये ब्रोकर है, ये क्लाइंट है, ये एलपी है और ये दूसरे मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं। ये हम इस तरह से कर लेते हैं कि मार्केट ट्रेडर्स, आपकी यहाँ से ट्रेड गई ब्रोकर के पास। ईसीएन मॉडल में क्या होता है, ब्रोकर आपके ट्रेड को एलपी के पास भेज देता है, या फिर आपकी ट्रेड यहाँ से सीधी एमटी मार्केट ट्रेडर्स के पास चली जाती है। लेकिन एसटीपी में क्या होता है कि आपकी ट्रेड यहाँ पर जाती है और यहाँ से वापस बस आपका यहाँ तक ही ताल्लुक रहता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर बात है जितना आप लॉस करेंगे उतना इसको प्रॉफिट है। तो इसलिए एसटीपी मॉडल में या एमएमएम मॉडल में इनको ज़्यादा फायदा होता है और हमने इसके साथ नहीं जाना, इनसे बचना है। और ये कैसे पता चलता है? जब आप किसी ब्रोकर को यूज़ करते हैं ना, तो आपको बेशक लिखा हुआ सही नज़र आ रहा है जी ये जीरो स्प्रेड है, हम स्लो स्प्रेड दे रहे हैं, ये है वो है फलां है, लेकिन बाद में जब असल में कहानी खुलती है तब पता चलता है कि यार ये तो यहाँ पे चूना लग रहा है हमें, और कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, यानी लेट एग्जीक्यूशन, स्लिपेजेस और मार्केट मॉडल बड़ा कुछ आ जाता है। हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि जी ब्रोकर जो है वो ट्रस्टेड होना चाहिए रेगुलेशन से। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की या इंडिया की, तो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये वाले जो ब्रोकर्स हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होते। ये जो अथॉरिटीज़ हैं यूरोप में या फिर यूएई वगैरह में, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड होते हैं। और नेपाल वगैरह में भी जो है, हमें क्या करना है, हमें इन्हीं को देख लेना कि यार जिस ब्रोकर को हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इन अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड है। जितनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड होगा हम उसके साथ जाएंगे। अब हम कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं जी, मैंने आपको जिसका लिंक दिया था उसको हम देखते हैं, क्या पता कहाँ से चलेगा कि रजिस्टर्ड है भी कि कौन नहीं, ये हमें कैसे पता चलाना है। तो उसको हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, अरे भाई ओपन क्यों नहीं हुई ये फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करने के लिए हमें ये क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से, और इधर आ जाएंगे हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। यानी चेक करना ना कि ब्रोकर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है या वो चूने लगाने वाला ब्रोकर ही है। हो जा भाई ओपन, क्या मसला तुझे, सब बड़ी स्लो चल रही है यार ये। ओके, यहाँ पे ना ऊपर देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्रोकर्स का, राइट। ये फॉरम्स, ट्रेड्स, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट, ब्रोकर्स। तो आपने क्लिक कर देना है ये ब्रोकर वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आपने आ जाना है। इधर ये जितने ब्रोकर है ना सारे आपको नज़र आ रहे हैं और इनका आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यार ये इतना स्लो क्यों है, क्या बीमारी है इसको, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये ब्रोकर वाला सेक्शन है, इसके अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ हमने जो चेक करनी है, इसको ज़रा एक दफ़ा से हम रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे कि ये ब्रोकर किस किस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। हमने किसकी बात की थी, यहाँ पे हमें को नज़र आ रहा है वो, यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर नज़र आ रहे हैं, ये हमें वो मिल गया है यहाँ पे। और ये कौन कौन से अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, सेपरस से रजिस्टर्ड है, DFA से, UAE से रजिस्टर्ड है, FCA UK से रजिस्टर्ड है, FSCA ये भी मेरे ख्याल से सेपरस की है। तो ये वहाँ सबसे मतलब 4 अथॉरिटी से ये ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड है। तो इसमें आप 2000 तक लीवरेज ले सकते हैं, 2010 से चल रहा है, ईजी है। मतलब कि एक
रीज़नेबल चीज़ों के साथ जो है आपको अवेलेबिलिटीज़ मिल रही हैं और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे और भी ब्रोकर आ रहे हैं, एक्सएम भी आ रहा है और ये ऑक्टा भी आ रहा है, आईसी मार्केट सोंडा भी आ रहा है, ये सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं। अब जिन कंट्रीज़ में ये होते हैं ना रजिस्टर्ड, इनकी अंदरूनी जो असल कहानी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जिन कंट्रीज़ में तो ये रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे तो ये चूना नहीं लगा सकते, वहाँ पे ये जो साइप्रस की अथॉरिटी है, ये यूएई की अथॉरिटी है, जो वहाँ पे फंड्स कंट्रोल वगैरह करते हैं, ये इनको किसी क्लाइंट के साथ दो नंबरी नहीं करने देते। वहाँ पे लोग इनके ऊपर जो है वो केस वगैरह कर सकते हैं और इनको कोर्ट्स वगैरह में ले जा सकते हैं, मतलब लीगल तरीके से वहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया वगैरह में आप बैठे हैं तो वहाँ पे सिर्फ इनका और आपका भरोसे का ही रिश्ता होता है, एतमाद का ही एक रिश्ता होता है। आप इनके ऊपर कोई क्लेम वगैरह नहीं कर सकते अगर ये चूना लगाते हैं। तो आपने इनको चेक करना होता है कि भाई ये क्या चीज़ें ठीक तरीके से कर रहे हैं, दूसरे क्लाइंट्स इनके साथ हैप्पी हैं, कोई स्प्रेड हमसे एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे, कुछ चीज़ें हमारे साथ दो नंबरी तो नहीं कर रहे। तो उस चीज़ की बुनियाद पर आपने इनके साथ चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पीके अथॉरिटी से या इंडिया की अथॉरिटी से ये कोई रजिस्टर नहीं है और इनके साथ कोई लिंकेज नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है वो इनके पहले से मौजूद क्लाइंट्स को देखना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है कि उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, और इनको अगर इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो वहाँ पे हम फिर उसको देख के जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि यार हमें ज्वाइन करना चाहिए इनको या नहीं करना चाहिए। तो ये तो पहला तरीका होगा ना कि इसके ऊपर आप आके देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। अच्छा, ये बताया गया कौन सी अथॉरिटी कहाँ से, एफ सी ए यूके की है, यूनाइटेड किंगडम, और ए एस आई सी ए यू की है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और ये साइप्रस की है, और ये डी एफ सी ए दुबई फाइनेंशियल, और ये एफ एस सी ए ये फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी साउथ अफ्रीका की है। और ये जो सारा मतलब लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ से, और इसको आप अपना नोट कीजिएगा किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके फंड्स ही सेफ़ नहीं हैं, आप $100 डाल के 1000 प्रॉफिट कर लेते हैं और वो नहीं आपको विड्रॉ मिलता या फिर कुछ ड्रामे होते हैं, तो वो एक समझ लें कि डिसअपॉइंटिंग बात होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल की बारी आती है। गुड ब्रोकर्स फास्ट फंडिंग ऑप्शंस, मतलब इसमें क्या है कि इंस्टेंट विड्रॉल डिपॉजिट होना चाहिए। अब हम अगर विड्रॉल लगाते हैं तो मेरा जो विड्रॉल है वो 1 to 60 सेकेंड्स के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर होता है, 1 से 60 सेकेंड्स के अंदर। किस तरीके के थ्रू? बाइनांस के थ्रू। ठीक है, वो मैं बाइनांस से विड्रॉल करता हूँ, यानी क्रिप्टो विड्रॉल जो होता है। अगर बैंक से करें तो वो जो है उसमें लग जाते हैं तकरीबन 30 मिनट्स लग जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बैंक से अगर आप कर रहे हैं तो 1 से 3 घंटे लग जाते हैं, समटाइम्स इंस्टेंट भी आ जाता है। डिपॉजिट की ये बात है, और विड्रॉल की 2 से 5 घंटे लग जाते हैं, और ज़्यादातर ब्रोकर्स में 24 घंटों का मैक्सिमम टाइम होता है। और सक्रियल या रिटेलर जो है ये इंस्टेंट होता है, और विड्रॉल जो है 24 घंटों का टाइम होता है। लोकल पेमेंट गेटवेज वेरीज बाय कंट्रीज़। अच्छा, लोकल जो पेमेंट्स हैं जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह, तो वो हर कंट्री के अंदर हर ब्रोकर का डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सब लोग बाइनांस जो है इसके साथ डिपॉजिट या विड्रॉल करें, और अगर किसी के पास कोई मसला नहीं चल रहा तो फिर आप जो लोकल बैंक है, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट्स वगैरह, उनके थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, 30 मिनट्स में डिपॉजिट विड्रॉल होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एग्जीक्यूशन टाइप, ईसीएन होना चाहिए या मार्केट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए ओनली, ठीक है। और रेगुलेशंस इन अथॉरिटी से होनी चाहिए। डिपॉजिट टाइम इंस्टेंट होना चाहिए, मतलब और अंडर 1 आवर वाली तो बात ही नहीं है ना, ये इंस्टेंट ही होना चाहिए। हम जो करते हैं उसमें इंस्टेंट होता है। विड्रॉल टाइम जो है ये 24 आवर्स का लिखा हुआ है, लेकिन भाई कौन वेट करे। हमने जब 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पैसे बना लेने ट्रेड लगाकर स्कैल्पिंग करके, तो हम 24 घंटों में उसके निकलने का वेट करेंगे। आप गए हो कहीं पे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग वॉपिंग करने, पैसे कम हो गए, आपने ट्रेड करके पैसा बना लिया, तो आप कहोगे कि शॉपिंग मॉल वाले भाई सेल मैनेजर को 24 घंटे रुक जाओ यार, जरा मैं विड्रॉ करूंगा फिर आपको दूंगा। मजाक कर रहा हूँ वैसे। ओके, इंस्टेंट होना चाहिए। आप विड्रॉल पे क्लिक करें, अगले लम्हे आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो पहला विड्रॉल होता है ना उसमें आपके 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स लग सकते हैं पहले विड्रॉल में, क्योंकि वो वेरिफिकेशन होती है कि बंदे ने सही तरीके से जो है वो विड्रॉल किया। अच्छा, अब आते हैं, एक और चीज़ आपको टिप देता चलूँ कि आप अपने एक ही बाइनांस अकाउंट से उसी से डिपॉजिट करें, उसी से विड्रॉल करें, वो सबसे बेस्ट है। मतलब सेम अकाउंट ही आप यूज़ करें डिपॉजिट के लिए भी, विड्रॉल के लिए भी, तो वो लॉन्ग टर्म यूज़ करें, कभी कोई इशू आ ही नहीं सकता आपको जब आप बदल बदल के करेंगे ना। और एक और चीज़ आपने खास तौर पे करनी है, आप एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में डायरेक्ट डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करें।
मान लें कि आपके पास एक ये ब्रोकर का अकाउंट है, दूसरी तरफ आपके पास है एक्समैक्स का अकाउंट है। अब आप क्या करते हैं कि यार इस ब्रोकर में से TRC20 इसका कॉपी करते हैं, इसमें अपना डिपॉजिट करना है, इसका कॉपी करके इसमें लगा देते हैं। तो कुछ लोगों के साथ मैंने इशू देखे हैं कि ये फिर उनका विड्रॉल मेथड ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपने ब्रोकर से जो विड्रॉल करना है अपने बाइनांस में करना है, और बाइनांस से ब्रोकर में फिर दोबारा से डिपॉजिट अगर करना है तो कर लें, चाहे जो भी कोई ब्रोकर है, वो डिपेंड्स ऑन किसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर्स की मैंने आपको जो भी रूल है या टिप है वो बता दिया। अच्छा, आगे बारी आती है हमारा जो मॉडल नंबर 3 है वो शुरू होता है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे ऑर्डर टाइप्स क्या किस किस एग्जाम के होते हैं, कौन सी एग्जाम की। अच्छा, मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉप ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर से क्या मुराद है? आप बाज़ार में जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे ना सब्ज़ी चाहिए। आपको वो दुकान वाला प्राइस बताता है कि यार इस सब्ज़ी की ना ये प्राइस है, ये ना आपको 1000 रुपये पर केजी मिलेगी। आप कहते हो ठीक है ले लो, 1000 रुपये लो मुझसे और सब्ज़ी मुझे दे दो। लेकिन अगर वो कहता है कि यार अभी तो ये आपको 1000 रुपये में मिलेगी, शाम को जो है ना ये जब बिल्कुल कस्टमर्स कम हो जाएंगे, हो सकता है 900 रुपये पर आ जाए, आप क्या कहते हो, उधर एक 900 रुपये के ऊपर बिड प्राइस लगा देते हो। यार जैसे ही 900 पे आए तो मैं इधर से इसको ख़रीद लूँगा, यानी ये प्राइस जैसे ही कम होगी तो मैं यहाँ से इसको ख़रीद लूँगा 900 रुपये पर। इधर आपने ऑर्डर लगा दिया। इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? मौजूदा मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 1000। 1000 से आपने लगाया नीचे, किस चीज़ का ऑर्डर लगाया? बाय का। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर कहलाता है ये। अगर आप बाय कर रहे हैं मौजूदा प्राइस से नीचे तो वह लिमिट ऑर्डर कहलाता है। अगर आप इस चक्कर में है कि आप सब्जी आगे बेचते हैं, आपने इस्तेमाल नहीं करनी, घर में नहीं यूज करनी, आपने वो आगे बेचनी है, आपको वो 1000 रुपये पर केजी मिल रही है, आपको भी डाउट है कि यार मैं 1000 रुपये पे खरीद लूंगा, इतनी महंगी आगे मुझसे कौन खरीदेगा। आप कहते हैं कि यार जिंदगी में ये कभी ना 1200 से ऊपर नहीं गई, 1200 पे जाती है फिर नीचे आ जाती है। आप सेफ चलते हैं बड़ा, और 1900 के प्राइस लेवल के ऊपर ना एक बाय का ऑर्डर छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है यार, अगर ये 1200 क्रॉस कर गई तो फिर ये 3000 तक भी जा सकती है। ठीक है, अब जैसे ही 1900 रुपये पर केजी हुई, आपका ऑर्डर लग गया, यहाँ पे आपको 1 केजी जितना भी आपने लगाया था वो मिल गई। 1200 पे जाती थी, आपको सेफ चलना था, आपने 1900 पे अपना जो ऑर्डर लगाया, इसको अब क्या कहेंगे? मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर जो ऑर्डर लगाया, बाय की बात हो रही है सिर्फ, मौजूदा मार्केट से ऊपर ऑर्डर लगाने को क्या कहते हैं? बताएं जरा यार, जल्दी जल्दी करें, किसी को नहीं पता? 2-2 साल से ट्रेड करने वाले लोग मौजूद हैं इधर। बाय स्टॉप कहते हैं, एग्जैक्टली राइट, स्टॉप ऑर्डर कहते हैं इसको। इसको कहते हैं बाय स्टॉप, यानी प्राइसेस जा रही हैं, स्टॉप होके आपका बाय ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करें फिर ऊपर जाएं, यानी आपकी 1900 पे बाय ऑर्डर लग जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी और ये 3000 पे। अब देखें ना, ये लोगों के जहन में आएगा यार मैं महंगा खरीदूंगा ही क्यों। मेरे जहन में ये बड़ा सवाल होता था, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। यूट्यूब की एक इस चीज़ के जवाब के लिए लोगों की घंटे घंटे की वीडियोज़ पे दिमाग खपाई करना पड़ती थी। इसलिए मैं आपको वो हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको मसला जिससे फेस करना पड़ सकता है। और आपको इसलिए मैंने बोला है कि अपना सवाल यहाँ पे मैसेजेस में डालते जाएं, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, हम आगे जाएं तो पीछे वाले सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जहन में ये सवाल आता है ना कि महंगा खरीदूंगा ही क्यों भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं बाया क्यों करूंगा ऊपर से? तो उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे लगता था कि 1200 से महंगा कभी हुआ ही नहीं है, अगर ये चला गया 1900 पे, फिर ये 3000 पे भी जाएगा, फिर तो इसमें लोग बड़े ज़्यादा खरीद रहे हैं, हो सकता है फिर ये 3000 को भी ऊपर क्रॉस कर जाए। इसलिए मैं यहाँ पे बाय स्टॉप कर रहा हूँ, एक प्रॉफिट बनाने के लिए ऊपर। ठीक है, और लिमिट ऑर्डर कहते हैं मौजूदा मार्केट प्राइस से नीचे ऑर्डर लगाने को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट बाय सेल, करंट प्राइस के ऊपर ही आप जो है ना वो बाय सेल कर देते हैं। जैसे मान लें कि 2350 गोल्ड की प्राइस है, आप उधर बाय सेल करते हैं तो फौरन उधर इमीडिएटली आपका ऑर्डर लग जाता है। लिमिट ऑर्डर से क्या मुराद है? बाय या सेल एट अ बेटर प्राइस, यानी बेटर प्राइस से क्या मुराद है? आपने बाय करना है, एक चीज 100 रुपए की है, वो 200 रुपए की हो जाए, आप उसको तब बाय करना चाहेंगे या आप उसको 90 रुपए की बाय करना चाहेंगे? अगर आपने उसका, आप कंज्यूमर हैं, आपने यूज करना, तो आप कहेंगे कि यार मैं इसको सस्ता ही खरीदूं। आप उस 100 रुपए की प्राइस को चाहेंगे कि यार ये 90 रुपए पे आ जाए, मैं इसको सस्ता खरीदूं, तो ये बेटर प्राइस है आपके लिए। अगर आपने सेल करना है, आपने कोई बागात है आपके, आप एप्पल उगाते हैं तो आपने सेब लगाए हुए हैं, वो मार्केट में इस वक्त सेब की प्राइस चल रही है 100 रुपीज़ पर एप्पल। एक एप्पल जब 100 रुपीज़ का, आप नहीं बेचते, आप कहते हैं यार ये तो बहुत कम है, मैं कल को बेचूंगा, कल को वो चला जाता है 110 रुपये पर।
अब ये ऊपर मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया सेल के लिए, इसको कहेंगे लिमिट ऑर्डर। बाय के लिए मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर ऑर्डर लगाने को कहते हैं स्टॉप ऑर्डर, और सेल के लिए मौजूदा मार्केट प्राइस से, यानी आपको मैं इधर लिख देता हूं कि ये करंट प्राइस, ठीक है, करंट प्राइस ये चल रही है मार्केट की, इससे ऊपर अगर आप करते हैं बाय तो इसको कहेंगे स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर, चलो मैं ऐसे कर देता हूं। अगर आप कर रहे हैं सेल तो इसको आप कहेंगे लिमिट ऑर्डर, ठीक है। और नीचे अगर आप बाय करेंगे तो ये आपका होगा लिमिट ऑर्डर, और अगर आप नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर लगाएंगे तो इसको कहेंगे ये स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। समझ आ गई है? को खाने में बात घुस रही है? को लग रहा है कि को आपको अपने ऊपर को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चीजें समझ आएंगी, मजा आएगा? माइंड फ्रेश करके बैठे हुए हैं ना? चलें, वेरी गुड। स्टॉप ऑर्डर पता लग गया, लिमिट ऑर्डर पता लग गया, मार्केट ऑर्डर पता चल गया। अच्छा, आज आपको मैं एक वीडियो दूंगा, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं अभी बल्कि यहाँ पे ओपन करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। वो वीडियो जो है ना आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपने सदन एफएक्स सर्च करना है, चैनल के ऊपर आ जाना है, और चैनल के अंदर आ गया ना आपने यहाँ पे ये सर्च का जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना, और यहाँ पे आपने लिखना है MT5, इतना लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये वीडियो आ गई आपके सामने, पहली जो है मेटा ट्रेडर 5 ट्यूटोरियल, ये वाला आपने लाजमी देख लेना है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बाय स्टॉप, सेल स्टॉप वगैरह, MT5 को किस तरह से लॉगिन करें, हर चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपने मेक श्योर करना है कि आप जरूर देख लें, ठीक है। और आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग कि आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फॉरेक्स बेसिक्स, ये वाली जो है, जिसमें 14 वीडियोस हैं, फॉरेक्स बेसिक्स एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसको आपने शुरू कहाँ से करना है? इसको आपने शुरू करना है यहाँ से, बिल्कुल इधर से, ऊपर से आपने नीचे को इस तरह इसको देखते जाना है, राइट। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, इससे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज मिलेगा। बाय द वे, अगर नहीं भी देखेंगे तो ये कोर्स में आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अच्छा, यहाँ पे स्कैल्पर्स कौन सा यूज करते हैं जी? मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, कभी भी आपको लिमिट ऑर्डर भी कम ही हम यूज करते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक बाजू का हम लिमिट ऑर्डर भी यूज कर लेते हैं, लिमिट ऑर्डर यूज कर लेते हैं। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर कभी भी नहीं बनाता, मैं सेफ लोगों को चलाता हूँ और छोटे स्टॉप लॉस के साथ करवाता हूँ। तो उसमें हम ये मार्केट ऑर्डर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पिन पॉइंट से भाई जब हमने पकड़ना है मार्केट को तो हम उधर लिमिट ऑर्डर क्यों लगाएं? लिमिट ऑर्डर ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने कोई लंबी ट्रेड चलानी है, कोई इंट्राडे करना है, कोई स्विंग ट्रेड करनी है कि यार ये 1 घंटे की कैंडल इतनी बड़ी बनी हुई है, यहाँ पे मार्केट आपका मन है कि यार इधर प्राइस आए तो मैं यहाँ से बाय करूँ, कि ऐसे नीचे आएगी इधर से बाय हो जाए, तो इधर आप एक स्टॉप ऑर्डर वो अगर आपने बाय करना है तो इधर आप एक लिमिट ऑर्डर छोड़ देंगे, फिर बाद में जब यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये तरीका होता है। हम क्या करेंगे, स्कैल्पर्स मोस्टली लिमिट ऑर्डर या फिर ये मार्केट जो एग्जीक्यूशन है ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है कि जी लॉट क्या होती है, व्हाट इज लॉट, लॉट साइज क्या होता है। जैसे आप कल भी आपको बताया था, एक कोई सब्जी लेने जाते हैं, कोई चावल लेने जाते हैं, कोई आटा, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, नॉर्मल जी कुछ चीज़ें हैं, आप किलोग्राम्स में लेंगे। आप पानी लेते हैं, आप सोडा लेते हैं, आप जूस लेते हैं, आपको लीटर्स में मिलता है। आप पेट्रोल डलवाते हैं, लीटर्स में मिलता है, ठीक है। हर चीज़ को मेजर करने का एक पैमाना होता है। हाइट को मेजर करने के लिए आपके पास सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस, फीट्स, मीटर्स वगैरह होते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज जो होता है वो जितनी क्वांटिटी आप बाय या सेल कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है। बेसिकली जैसे किलोग्राम्स या लीटर्स या मीटर्स होते हैं ना, सेंटीमीटर्स, इंचेस वगैरह, इसी तरह कितनी क्वांटिटी में आपने उस चीज़ को उठाया, बाय किया या सेल किया, वो आपको लॉट साइज में बताना होता है कि इतना लॉट है जी, इतनी लॉटें मैंने उठा ली हैं। समझ रहे हैं कौन नहीं समझ रहे? दिमाग में बात घुस रही है या कानों के ऊपर से बस गुजर रही है? चलें, शुक्र है घुस रही है बात कानों में, वेरी गुड। अच्छा, अब एक लॉट साइज क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अ लॉट इज द स्टैंडर्ड ट्रेडिंग साइज यूज्ड इन फॉरेक्स एंड CFD। अब फॉरेक्स और होती है चीज, CFD और होती है। कल आपको बताया था जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, उसके बाद ऑयल हो गया, ये जो CFDs के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आप कर रहे होते हैं, किसी भी चीज की प्राइस के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है उस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये कमोडिटीज एंड ये जो ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस वगैरह है, नेचुरल गैस, इनके ऊपर आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो CFD के अंदर आता है।
फॉरेक्स में तमाम करेंसी पेयर्स होते हैं। तो लॉट साइज जो है वो फॉरेक्स के लिए और होता है, CFD के लिए और होता है। यहाँ पे नीचे आपको सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी। सबसे पहले देखें फॉरेक्स पेयर्स के अंदर, अब एक तो आपको पता चल गया ना कि मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है, नापने के लिए एक पैमाना है लॉट साइज। फॉरेक्स में कैसे होगा, CFD में कैसे होगा, दोनों यहाँ पे बताते हैं। स्टैंडर्ड लॉट जी, एक स्टैंडर्ड लॉट, ये लॉट होती है 1 पूरी एक। इसमें आप अगर बाय करते हैं कौन सा पेयर, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया यूरो USD की, इसमें बेस करेंसी कौन सी है, कोड करेंसी कौन सी है, मुझे बताया जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यूरो USD के अंदर कोड करेंसी कौन सी है, सिर्फ कोड करेंसी का बताएं, यूरो है या फिर USD है, कोड करेंसी। ओके गुड, कोड करेंसी इसमें USD है, USD इसमें कोड करेंसी है, बेस करेंसी यूरो। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइज, बेस करेंसी को आप बाय या सेल कर रहे होते हैं, पहले नंबर पे जो होती है आप हमेशा इसको बाय या सेल कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, 1 स्टैंडर्ड लॉट के अंदर होते हैं 100,000 यूनिट्स। यूनिट से क्या मुराद है, 1 यूरो, यानी कि 1 लाख यूरोज। अगर आपने यूरो USD को बाय करना है एक स्टैंडर्ड लॉट से, तो आपको उसके मुकाबले में उतने US डॉलर्स देने पड़ेंगे जो इक्वल हों 1 लाख यूरोज के। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपने एक USD PKR पेयर है, एक USD PKR, अरे यार ये क्या हो गया, आपने करना है PKR को बाय और एक स्टैंडर्ड से करना है, एक स्टैंडर्ड लॉट करनी है। तो USD PKR में एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए आपको कितने PKR चाहिए इस वक्त, अगर हम वो इसकी डॉलर की प्राइस ले लेंगे 300 रुपए का $1 है, तो आपको 1 लाख डॉलर बाय करने के लिए कितने PKR रिक्वायर्ड होंगे, पता है किसी को? 3 करोड़। बिल्कुल, आपको PKR जो है वो 30 मिलियन चाहिए होंगे, यानी उतने यूनिट्स आपको जो कोड करेंसी है ना उसके पे करना पड़ेंगे बेस करेंसी के। एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स हैं तो वो खरीदने के लिए। मिनी लॉट, ये स्टैंडर्ड लॉट होती है 1 जो पूरा इक्वल है, उसके बाद 0.1 ये मिनी लॉट होती है, उसके बाद माइक्रो लॉट आती है 0.01 वाली। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 100 माइक्रो लॉट्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 10 मिनी लॉट्स होती हैं, एक मिनी लॉट के अंदर 10 माइक्रो लॉट्स होती हैं। देख के आपको समझ आ रही होगी। एंड माइक्रो लॉट के अंदर कितने यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स। मिनी लॉट के अंदर है 10,000 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड लॉट्स के अंदर है 1 लाख यूनिट्स। अब यहां पे एग्जांपल देखें, अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हैं यूरो USD के अंदर, यू आर बाइंग 100,000 यूरोज अगेंस्ट द US डॉलर, यानी US डॉलर दे के 1 लाख यूरो ले रहे हैं आप, अगर आप इसमें 1 स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड कर रहे हैं तो। करेक्ट, समझ आई कि कोई ना? रिएक्शन किया करें, यस लिखा करें यार, आप लोग इतने सुस्त होंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। ओके, अब बारी आती है CFD की। अच्छा, वो फॉरेक्स के अंदर कोई भी पेयर हो ना, जैसे हमने ये एग्जांपल यूरो USD की ली थी, उसमें कोई भी पेयर हो तो उसको आपने जो पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होगी, उसका ही आपने हिसाब रखना है। चाहे वो मतलब अगर पेयर इस तरह का है ना कि यूरो JPY है, तो आप इसमें भी अगर बाय के ट्रेड लगाएंगे ना, तो आप यूरो को बाय कर रहे हैं JPY को बेच कर। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि JPY तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे अकाउंट में तो US डॉलर पड़ा होता है, तो हम इस पेयर को कैसे बाय कर सकते हैं? आपका जो ब्रोकर है, ये सवाल आता है जहन में कि नहीं आता, मुझे बताओ जरा। अगर USD JPY में आपने बाय की ट्रेड लगानी है, अकाउंट में पड़े हैं डॉलर, तो ये ट्रेड कैसे लगेगी भाई? आपके पास तो JPY नहीं है ना यूरो है। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका जो ब्रोकर होता है वो उन US डॉलर को पहले एक्सचेंज करता है JPY के साथ। जितने आपके अकाउंट में पड़े ना 1 लाख, इसको हम 100,000 कर लेते हैं, 100,000 US डॉलर पड़े हैं आपके अकाउंट में। आपका ब्रोकर जितनी आपने लॉट लगाई है ना, उस लॉट के लिए जितने JPY चाहिए, जितने येन चाहिए, उतने आपके अकाउंट से डॉलर काट लेगा और उतने के JPY खरीद देगा आपके लिए। ये सारा कुछ मिली सेकंड में हो रहा होता है।
माइक्रो सेकंड में कह लें। तो ये JPY पहले आपका ब्रोकर खरीदेगा, फिर उसके अगेंस्ट ये जो यूरो चाहिए वो आपके आ जाएंगे, जितने भी आप लॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। आप अकाउंट बना लें, पाउंड में बना लें, GBP में बना लें। तो आप अगर GBP में बना के USD PKR में ट्रेड लगाएं या USD इसमें लगाएं, यूरो USD में लगाएं, तो भी आपके JBP जो हैं, पाउंड जो हैं, वो पहले आपका ब्रोकर खरीदेगा उनसे US डॉलर के बदले में फिर आप यूरो खरीदेंगे। अभी खाने में बात घुसी, इस बात का जवाब मिला कि आपके अकाउंट में कोई और करेंसी होती है तो दूसरे पेयर पे आप कैसे ट्रेड लगा लेते हैं। यस नो, जल्दी जल्दी, वी हैव नो एनफ टाइम। ओके गुड। जैसे कि हमने अभी बात की कि फॉरेक्स के अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट में होते हैं 100,000 यूनिट्स। CFD में क्या होता है, लाइक गोल्ड, हमने गोल्ड की एग्जांपल लिया क्योंकि हम ट्रेड इसको करते हैं भाई, ट्रेड ही हमने ये करना है, तो हम इसकी बात करते हैं। जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं ना, तो इसमें आप 100 ऑन्सेस गोल्ड बाय कर रहे होते हैं, और आप जो ट्रेडिंग व्यू पे प्राइस देख रहे होते हैं ना गोल्ड की, MT5 में या मेटाट्रेड 5 में जो भी प्राइस चल रही होती है, MT4 में, सी ट्रेडर जहाँ पे भी, वो एक ऑन्स गोल्ड की प्राइस चल रही होती है। एक ऑन्स में कितना सोना होता है, एक ऑन्स होता है सादा OZ, सादा ऑन्स होता है ना, इसमें ऑलमोस्ट ये 28 ग्राम्स होते हैं। लेकिन गोल्ड के लिए या जो CFD में स्पेसिफिक ऑन्स यूज होता है ना, ये होता है एक ट्राई ऑन्स, इसमें होते हैं 31 ग्राम्स। ट्राई ऑन्स में 31 ग्राम्स होते हैं। सादा जो ऑन्स होता है या जो नॉर्मली यूज होता है चीजों को मेजर करने के लिए, उसमें 28 होते हैं। अब किसी ने कहा जी गोल्ड का करंट रेट कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका कोई वैसे फॉरेक्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्राइस चल रही हो मार्केट के अंदर, लाइक $3300 चल रही है ना गोल्ड की प्राइस, एक ऑन्स की 31 ग्राम सोने की प्राइस ये चल रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आप इसको PKR पे डिवाइड करो, जितना 3300 को अगर आप 200, इस वक्त कितना रेट चल रहा है, 280 चल रहा है मान लो, इस $3300 को 280 पे डिवाइड कर दो, जो उसका जवाब आए, ये डॉलर का रेट है ना, ये तो USDT होता है, वो जो क्रिप्टो फाइनेंस में होता है ना वो USDT होता है, वो टेथर USD होता है। वैसे US डॉलर के अगेंस्ट ये प्राइस चल रही है, तो इसको आपने PKR पे डिवाइड करना, जितना आए, और आपको वो रेट मिल जाएगा कि जी 31.1 ग्राम गोल्ड का जो है वो रेट है ये, और उसको आप तोला वगैरह में निकालना चाहें जितने में भी उतने ग्राम्स पे डिवाइड करते जाएं, वेरी सिंपल। अच्छा, जब आप मिनी लॉट लगाएं यानी 0.10, इसमें कितना आप 10 ऑन्सेस गोल्ड बाय कर रहे हैं। जब आप माइक्रो लॉट लगाएं 0.01 की, तो इसमें आप 1 ऑन्स गोल्ड का प्राइस जो है वो बाय कर रहे हैं। ये हमने किस प्राइस पे एग्जांपल लिया, 2350 पे। यानी अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हैं और उस वक्त प्राइस ये चल रही है 2350, तो आपको इतना इतना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, और ये लॉट के अंदर आप इतना पैसा लगाएंगे तो आप इतना बाय कर पाएंगे। 10 ऑन्सेस गोल्ड के बाय करने के लिए अगर $2350 प्राइस है, आपको $23,500 चाहिए होंगे 10 ऑन्स सोना खरीदने के लिए, यानी 300 ग्राम सोना लेने के लिए आपको ये लगभग 23,000 जो डॉलर हैं ये चाहिए होंगे। एग्जाम्पल देखें, इफ यू ट्रेड 1 लॉट ऑफ गोल्ड, यू आर बाइंग ए सेलिंग 100 ऑन्सेस ऑफ गोल्ड, नॉट 100,000 यूनिट्स। याद रखना, फॉरेक्स में यूनिट्स होते हैं लेकिन इसमें वजन होता है। करेंसी चूंकि क्वांटिटी में मापी जाती है, 1 2 3 4 5, इसलिए उसके यूनिट्स होते हैं। जो मेटल्स होती हैं उनको वजन से के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है कि किसका कितना वजन है, तो इसलिए इसमें फिर यूनिट्स नहीं होंगे, इसमें ऑन्सेज होंगे, ग्राम्स होंगे या ऑन्सेज होंगे। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में ऑन्सेज चलते हैं, वहां पे ये चलता है, वहां पे ये किलोग्राम्स और ग्राम्स वगैरह नहीं चलते ज़्यादा, इसलिए ये हम इसको टेक्निकली फिर ऑन्सेज में ही देखते हैं। समझ आ रही है कुछ की कोई नहीं आ रही? अगला टॉपिक हमारा स्प्रेड क्या है। जितनी चीजें पढ़ी हैं अभी तक वो सारी क्लियर हैं, क्या लगता है? जी सर, अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह। गुड, इंशाल्लाह का मतलब अभी क्लियर को नहीं है। गुड टू सी यू गाइस। स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बाय प्राइस एंड सेल प्राइस।
सेल प्राइस एंड बाय प्राइस क्या होती है। आप जिस प्राइस पे बाय करें, जिस प्राइस पे सेल करें, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो भी हमने एक स्क्रीनशॉट बल्कि ओपन किया भी था, वही देख लेते हैं। वो किसी ने हमें भेजा था, तो वो उसको ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या था। वो अगर मिल जाए सही, बल्कि मिल गया, ये पड़ा है हमारे पास ही। ये आप ही के बैचमेट ने भेजा था हमें, बाय एंड सेल प्राइस। देख रहे हैं अब यहाँ पर ये जो सेल और बाय की प्राइस चल रही है, इसमें थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर यहाँ पे देखें तो ये 3300.88 है और यहाँ पे 3301.12 है। थोड़ा सा फर्क है ना। ये कितना फर्क हमने निकाला था, ये 24 पॉइंट्स का। ये आस्क प्राइस है, ये वाली जो बाय है, और ये बिड प्राइस है जिस पे बेचने के लिए ब्रोकर तैयार है। यानी होता है ना कि आप कोई चीज किसी भी शॉप से लेके निकलते हैं, आपको वो मिली है 100 रुपए की, आप कहें कि यार ये वापस रख लो, वो कहता है 100 रुपए मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो 80 रुपए दे रहा हूं तुम्हें इसके। किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म के अंदर कीमतों में जो बदलाव होता है ना, कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में, उसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाओ। नॉर्मली अगर हम हिंदी उर्दू में बात करें तो फैलाओ स्प्रेड का मकसद मतलब होता है। और ये डिफरेंस है बिटवीन बाय प्राइस एंड सेल प्राइस जो ब्रोकर आपको करंट टाइम में ऑफर कर रहा है। और ये क्यों होता है, ये होता है उस लीवरेज की मद में जो आपको ब्रोकर ने दी है ना। यानी ब्रोकर पागल थोड़ी है कि आप इसमें सिर्फ $100 डिपॉजिट करें और आपको ये कहे कि जी 1000x लीवरेज रख लो आप, और आपका ये $100 ही 1 लाख की वर्थ के जितनी ट्रेड ओपन कर सकता है। कुछ ना कुछ तो इसके बदले में ये आपसे चार्ज कर रहे होंगे ना। तो वो जो चार्ज कर रहे होते हैं वो ये स्प्रेड होता है, ये फीस होती है ब्रोकर की। इट इज अ स्मॉल कॉस्ट यू पे व्हेनेवर यू ओपन अ ट्रेड। एंड क्यों पे करते हैं, क्योंकि ये आपको लीवरेज दे रहा है, उस लीवरेज की आपको जो है वो फिर कीमत चुकानी पड़ती है, और इसलिए आप ये फिर ब्रोकर से लीवरेज लेने की सूरत में उसको स्प्रेड चार्ज करवा रहे होते हैं। ओके, बाय प्राइस यानी आस्क प्राइस, सेल प्राइस यानी बिड प्राइस। और ये जो 0.30 सेंट डिटेक्ट करता है, कोई भी डिटेक्ट नहीं करते जी। आपके वो जो कमीशन अगर लग रही है तो वो गलत जगह पे आप बैठे हुए हैं, आपने उधर से अकाउंट अपना उठा लेना। कमीशन नहीं होनी चाहिए ब्रोकर में, तो छोटा सा स्प्रेड ही होना चाहिए बस, वही सही है। HFM प्रो में वो नहीं होती, कमीशन नहीं होती। अच्छा, स्प्रेड इन फॉरेक्स या करेंसी पेयर्स। यूरो यूएसडी की प्राइस है, मान लें बाय प्राइस चल रही है 1.1002, सेल प्राइस चल रही है 1.1000। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है 2 पिप्स का। ये यहाँ पे 0 है लास्ट पे, यहाँ पे 2 है। डेसिमल के बाद 4th नंबर पे जो डिजिट है ना, वो एक स्प्रेड होता है इसके अंदर, एक पिप होता है सॉरी। और इसमें जितना चेंज होगा, ये हम आगे पिप्स पे भी बात करेंगे बाय द वे, इसमें जितना चेंज होगा उतना वो स्प्रेड चार्ज कर रहा है। यानी सेल कर रहा है सस्ता, और बाइक आपको अगर करने चाह रहे हैं आप, तो आपको बेच रहा है महंगा। यानी इसको अगर हम एक को यहाँ से ख़त्म कर दें, वैसे ही आसानी के लिए एक को ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे चीज़ आपको मिल रही है 1002 रुपये की, यहाँ पे बेचें तो आपको 1000 रुपये की मिल रही है। यानी एक आपके पास आईफोन है, आपके पास एक आईफोन है, आप वो बेचने जाते हैं, ठीक है। वो ये आपको कहता है कि जी मैं आपसे 1000 रुपये में रखूंगा। वही आईफोन आप इनसे खरीदने जाते हैं, कहता है 1002 रुपये का है। ये जो फर्क है ना कीमतें खरीद और फरोख्त के दरमियान, इसको स्प्रेड कहते हैं। ये करेंसी पेयर्स के अंदर इस तरह से होता है। और यहाँ पे कितना है, 2 पिप्स का स्प्रेड है। ये जो फर्क है ना लास्ट पे, 2 पिप्स है। और आगे हम देखते हैं, मोस्टली जो करेंसी पेयर्स है ना, इनमें स्प्रेड थोड़ा होता है। जो मेजर पेयर्स हैं, पेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे, माइनर पेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक्सोटिक पेयर्स पे बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। तो जीरो स्प्रेड अकाउंट ना बनाएं आप वसीम अख्तर। आपको किसने सजेस्ट किया जीरो स्प्रेड अकाउंट बनाने को? आप प्रो अकाउंट बनाएं, या अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो सेंट अकाउंट बनाएं। बस इनके आगे दरमियान कुछ भी नहीं है। प्रो अकाउंट बनाओ सब। आप प्रो ट्रेडर हो यार, अब मेरे पास आ गए हो ना, अब 2 महीने बाद आप प्रो ट्रेडर हो गए इंशाल्लाह। उसके अंदर जाएं, वेबसाइट के अंदर जाके ओपन न्यू लाइव अकाउंट पे क्लिक करें और वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे स्प्रेड जो फिर हुआ हमारे पास 2 पिप्स का, वो यहाँ पे मेंशन है अलहदा से।
स्प्रेड इन CFD लाइक गोल्ड। बाय प्राइस है यहाँ पे 2350.50, सेल प्राइस है 2350.10। कितना फर्क हुआ यहाँ पे? अगर हम इस सब को खत्म कर दें, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, 40 का फर्क हुआ, 40 पॉइंट्स का। ऐसे ही है, ये पॉइंट्स हैं 50। अब गोल्ड के अंदर जो डेसिमल के बाद वाला होता है ना, यानी 3300 है यहाँ पे अगर गोल्ड की प्राइस, और डेसिमल के बाद यहाँ पे अगर 40 है ना, तो ये पॉइंट्स होंगे, 40 पॉइंट्स हैं। 40 को हमने डिवाइड करना है 10 पे, जो जवाब आएगा वो पिप्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 पिप्स का स्प्रेड है। इन गोल्ड 1 पिप जो है, यानी करेंसी पेयर के अंदर हमने यहाँ पे देखा था ना कि जो 1 पिप है वो यहाँ पे डेसिमल के बाद चौथे नंबर पे जो डिजिट है उसको 1 पिप कहते हैं। ये चेंज होगा, 2 से 4 होगा तो 2 पिप्स का इंक्रीज आएगा। फिर अगर ये जैसे 2 है, अभी यहाँ पे अगर 2 की जगह 6 होता, तो 2 को हमने जब 6 पे किया तो ये कितने पिप्स हमने इंक्रीज किया? इसको 4 पिप्स इंक्रीज किया। ठीक है, इस तरह। लेकिन जो ये गोल्ड होता है ना, इसके अंदर डेसिमल के फौरन बाद वाला जो पॉइंट है वो 1 पिप होता है। जैसे यहाँ पे ये नीचे मेंशन है कि गोल्ड के अंदर 1 पिप जो है वो डेसिमल के फौरन बाद वाला ये पॉइंट होता है। सो 0.40 जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10, 4 पिप्स हमारे पास जवाब आ गया इसका। जो 40 पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये 0.50, 0.10, तो 50 में से अगर 10 माइनस करें तो पीछे 40 बचता है। तो 0.40 को हमने जब 10 पर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एक्चुअल पिप्स की प्राइस निकल आई। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ पे 10 पॉइंट से मिलके बनता है 1 पिप। या 1 पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई इसकी? कौन नहीं आई? डेसिमल के फौरन बाद वाला जो डिजिट है ना वो 1 पिप होता है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अच्छा चलें, ये गोल्ड की प्राइस है 3350.98 और यहाँ पे ये प्राइस आ जाती है 3350.81। कितने पिप्स का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये? जल्दी जल्दी बताएं। 1.7 डिक्रीज हुआ है। 17 पिप्स नहीं है, ये 1.7 है। क्योंकि ये असल में तो ये पिप है ना, एक ये पिप है, सिर्फ ये इधर वाला जो है, ये इतना, ये 1 पिप है। ये इसको छोड़ देना आपने इसको इग्नोर कर देना। अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं ना साथ में, फिर ये पॉइंट्स में शामिल होगा। ये इतने पॉइंट्स हैं, बल्कि आप ऐसे करें दोनों को ही लें, दोनों को लें और बाद में 10 पे डिवाइड कर दें, आसानी रहेगी आपके लिए। 98 में से 81 निकाल दें तो कितने बचते हैं? पीछे 17 बचते हैं ना। 98 में से 81 निकाल दें तो 17 बचते हैं। 17 को 10 पे डिवाइड कर दें, क्या जवाब आता है? 1.7। तो यहाँ पे 1.7 पिप्स का डिक्रीज आया है, -1.7 पिप्स। प्राइसेस नीचे गिरी हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपके लिए गोल्ड में पिप्स की कैलकुलेशन है। और ये स्प्रेड क्यों मैटर करता है जी? स्प्रेड इज लाइक स्टार्टिंग लॉस, यू ट्रेड मस्ट मूव इन प्रॉफिट टू कवर इट। भाई जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, यहाँ से आपने बाय किया अगर इस जगह से, और ये 3300 की प्राइस थी, यहाँ से आपने बाय किया, आपकी ट्रेड फौरन से माइनस में चलेगी। जितने पिप्स का वहां पे स्प्रेड होगा उतने पिप्स वो आपकी माइनस में चलेगी, और आपकी ट्रेड यहाँ पे जाएगी तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। यानी अगर मान लें कि आपको इधर स्क्रीनशॉट था, वही हम सामने कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास वो स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, इसमें ये देखें, आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी 2 लाइंस, एक रेड है एक ग्रीन है। अब अगर आपने बाय किया ना, तो ये जो रेड लाइन है ना ऊपर वाली, बाय आपका वहां से होगा। तो ये ग्रीन लाइन जब उस रेड लाइन वाला अभी का जो लेवल है उसको क्रॉस करेगी तो ट्रेड आपकी तब प्रॉफिट में जाएगी। यानी मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ आपको कि ये आपकी ग्रीन लाइन है नीचे, ये आपकी ग्रीन लाइन है और ये आपकी है रेड लाइन ऊपर। अब बाय का बटन दबाएंगे ना, तो ये स्प्रेड रेड और ग्रीन के दरमियान जो फर्क है ना, प्राइस में जो गैप है, ये फर्क है, इसको स्प्रेड ही कहते हैं, फैलाओ यानी दोनों प्राइसेस का। आप बाय का बटन दबाएंगे तो रेड कैंडल पे आपकी ट्रेड लगेगी, या रेड लाइन पे ट्रेड लगेगी। आप सेल का बटन दबाएंगे तो सस्ता, यानी ये ग्रीन लाइन नीचे है थोड़ी सी, इस पे ट्रेड लगेगी।
अब आपका प्रॉफिट में जाने के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे, अगर आपने ट्रेड लगाई बाय में तो ये ग्रीन लाइन जब इस लेवल को टच करेगी या क्रॉस करेगी ऊपर ट्रेड आपकी, तब प्रॉफिट में चलना शुरू होगी। अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई है तो वो लगेगी इस ग्रीन लाइन के लेवल के ऊपर, और जब ये रेड कैंडल नीचे को आएगी, इस लेवल को क्रॉस करेगी नीचे को, तब ट्रेड प्रॉफिट में चलना शुरू होगी। दैट्स इट। खाने में बात घुसी है, समझ आई है कुछ को नहीं आई? टीपी हिट होने के लिए दोनों में से किसका टच होना जरूरी है? ये भी जरूरी बात है यार, टीपी हिट होने के लिए दोनों में से किसका टच होना जरूरी है बता देता हूँ। इधर देखें, अब अगर आपने बाय किया हुआ है, देखें यहाँ से आपने कर लिया बाय और टीपी आपने इधर लगा दिया। अब जैसे जो सेल की लाइन है ना, जो सेल की लाइन है जब इसको वो टच होगी, यानी जो नीचे वाली लाइन है जहाँ से आपका सेल होता है, अगर आप सेल करते हैं तो सस्ता सेल होता है ना। दो लाइनें ली थी हमने, एक ग्रीन थी और एक रेड थी। यहाँ पे आपका टीपी लगा हुआ है। टीपी कब हिट होगा? जब सेल वाली लाइन, जो नीचे वाली लाइन है वो सेल की है, ऊपर वाली लाइन बाय की है। बाय करके आपने यहाँ से टीपी इधर लगा दिया, तो जो नीचे सेल वाली लाइन है जब वो इसको टच करेगी टीपी आपका, तब हिट होगा। अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है सेल की, तब नीचे को प्राइसेस आ रही हैं, तो वो सेल की ट्रेड जब आप क्लोज कर रहे हैं तो असल में वो आप बाय ही कर रहे हैं ना, कोई और बंदा उसको बाय ही कर रहा है वहां से, इसीलिए तो आपकी सेल क्लोज हुई है। तो वहां पे आपकी जो ऊपर वाली लाइन है इसका उस नीचे वाली लाइन को टच करना जरूरी होता है। आप सेल करेंगे तो ग्रीन लाइन से आपका सेल हो जाएगा, फिर नीचे प्राइसेस आ रही हैं तो ये रेड लाइन का उस टीपी को, जो नीचे आपने सेल की ट्रेड का टीपी लगाया हुआ है ऊपर वाली रेड लाइन का, उसको टच करना जरूरी है। अंडरस्टूड? स्टूड हो गया कि अभी भी मिस अंडरस्टैंडिंग ही है? चलो शुक्र है यार, अगर आपको समझ आ रही है तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब ये स्प्रेड क्यों जरूरी होता है या क्या क्यों मैटर करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉलर स्प्रेड लोअर कास्ट टू एंटर अ ट्रेड, यानी जितना छोटा स्प्रेड होगा उतना आपके लिए बेस्ट है। यानी देखें ना, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचने की बात करें ना, तो आपको आइडिया नहीं है कि आप एक महीने में ब्रोकर को बिला वजह का $300 से $400 जो है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। इवन अगर आपका अकाउंट साइज 1000 से 1500 भी है, 1000 से 1500 तक के अकाउंट के ऊपर भी आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। नॉर्मली बंदा कितनी ट्रेड कर रहा होता है इस पर? अगर एक बंदा सही वाला स्कैल्पर बन जाए ना, तो $1000 का अकाउंट उसके पास वो ट्रेड कर रहा है ना, तो डेली बेस के ऊपर अगर वो 5 लॉट्स भी ट्रेड कर रहा है, मतलब 0.3 की कर करके वो मतलब अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो एक ट्रेड के अंदर कितना दे रहा है ब्रोकर को एक्स्ट्रा? अगर ब्रोकर उससे $8 ही एक्स्ट्रा ले रहा है, तो टोटल महीने में उसने कितनी लॉट्स ट्रेड की? 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है ये? मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। वैसे तकरीबन 22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, तो आप इसको 150 ना भी रखें तो यानी $300-400 बन जाता है यार एक्स्ट्रा। आपसे ब्रोकर $300-400 एक्स्ट्रा आपसे ले रहा है, वही $300-400 आपका प्रॉफिट होना था, वही आपसे ही ब्रोकर ले जाता है लूट के। समझ आई है? क्या एक्सप्लेन कर दूं इसको अच्छे तरीके से? आज तक आप लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो चूना लगवाते रहे हैं। समझ आ गई है? ठीक है, नहीं आई तो कह देंगे दोबारा से रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। आ गई है दोबारा बताएं। सर ऐसा हो सकता है कि लीवरेज के बिना अकाउंट और स्प्रेड नहीं लगे? नहीं, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक सूरत है, हो सकता है आप उसमें $1,00,000 का डिपॉजिट करें। आप देखें, आपने भाग जाना, इस बात पे आपने आना ही नहीं है। आप $1,00,000 का डिपॉजिट करें, आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड लगेगी ना, वो लॉट से आप ये लगा सकते हैं, सिर्फ 0.3, 4 या 5 मैक्सिमम गोल्ड में ये लगा सकते हैं। लीवरेज के बगैर ट्रेड करें, मैक्सिमम आपका ये लॉट साइज होगा। और अगर आपने किया डिपॉजिट उसमें $1,000, आपकी ट्रेड ही नहीं लगनी। मिनिमम आपको चाहिए होगा इस वक्त कम से कम यही तकरीबन प्राइस चल रही है, इतने पैसे आपको डॉलर में चाहिए होंगे एक माइक्रो लॉट ओपन करने के लिए लीवरेज के बगैर। तो लीवरेज आपको ब्रोकर दे रहा है, ठीक है, मसला नहीं है, लें लीवरेज उनसे, लेकिन स्प्रेड कम होना चाहिए आपका। मैंने आपको भी बता दिया ना कि अगर एक ब्रोकर में देखें 1.5 पिप्स का स्प्रेड है, दूसरे ब्रोकर में है 2.5 का, अब ये कितने पिप्स का फर्क आ गया? 1 पिप का पूरा फर्क आ गया। अब अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर वो ब्रोकर आपसे $10 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अब डेली के आप लॉट ट्रेड करते हैं 5, डेली के $50 आपने एक्स्ट्रा दिए, 22 दिन टोटल होते हैं, तो आपका ये जो 22 दिन, अगर 50 को आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। अब अगर एक बंदा 5 ट्रेड्स नहीं भी करता डेली में, 5 स्टैंडर्ड लॉट नहीं भी लगाता, सिर्फ 2 ही लगाता है या 1 ही लगाता है, मान लो यार 1 स्टैंडर्ड लॉट सिर्फ लगाता है, तो आप 1 स्टैंडर्ड लॉट 10 को आप मल्टीप्लाई करें 22 के साथ, डेली 22 दिन होते हैं ना मंथ के अंदर ट्रेडिंग के, तो $10 सिर्फ अगर आप एक्स्ट्रा पे करें ना एक दिन में,
22 दिनों में आप कितने पे करेंगे? $220 एक्स्ट्रा। ब्रोकर को बिला वजह के $220 आपने दिए। क्यों दिए भाई? वजह ही कोई नहीं है। एम ही बस मैं इस ब्रोकर पे अकाउंट बनाया, मैं यूज़ कर रहा हूँ। भाई आपको वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे सेपरेट काम, सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ सारी मैटर करती है। अच्छा, स्प्रेड कैन चेंज, इट में इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूज और लो एक्टिविटी टाइम्स। लो एक्टिविटी से क्या मुराद है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, बिल्कुल मार्केट मरी पड़ी है, उस वक्त स्प्रेड बाज़ औक़ात इंक्रीज हो सकता है। और न्यूज़ पे आपने ना तो लो वॉलेटिलिटी में ट्रेड करनी है, आपने न्यूज़ पे करनी है। आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा होगा, आपको मतलब इन पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका सेटअप बना करेगा, आप सुकून से ट्रेड किया करेंगे, मजे किया करेंगे। तो का ट्रेड से आपकी जान छूट जाएगी। और जब आप लोग ट्रेड करेंगे ना, मार्केट वहाँ पर रुकेगी नहीं, बहुत कम होगा। आपने 100 ट्रेड लगाई ना, उनमें से 5 ट्रेड ऐसा होगा कि आपको वेट करना पड़े, रुके कि मार्केट हिल नहीं रही, वरना 95% फौरन से वो मूव करेगी ऊपर या नीचे, क्योंकि आप हमेशा वॉल्यूम पे ट्रेड करेंगे। और वॉल्यूम जब मार्केट मतलब मार्केट तेजी से वोलेटाइल होती है, अच्छे तरीके से घूम रही होती है। लोग डरते हैं कि एनवे सेशन में, हम जब सीख रहे थे ना, मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा जी मैं आपको बड़ा सिखाता हूँ। शुरू में उसने कहा जी तुमने इस सेशन में ट्रेड ही नहीं करनी। अब बंदा क्या था, वो भी बेचारा तुक्का ट्रेड ही था, उसको होने था, लेकिन मेहरबानी है उसकी, उसने मुझे फिर भी जो है ना कुछ चीज़ें बताई कि यार कभी कभी उसको मैसेज कर लेना, पूछ लेना कि भाई ये क्या होता है। तो 3, 3.5, 4 साल पहले वो जो है ना इन चीज़ों को भी मैं सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे बता देना कि भाई में तुमने ट्रेड ही नहीं करनी। अब मैं अपने स्टूडेंट को कह रहा हूँ भाई तुमने करनी ट्रेड यहाँ पे है। इधर से ही बंदे का पता चलता है कि यार बंदे के पास कितना नॉलेज है। आपने ट्रेड इधर करनी जब हाई वोलेटिलिटी है, उसी में तो मजा आता है। सर कहते हैं कि यूएस सेशन में ट्रेड ना करो, वो सारे पागल हैं जो आपको यूएस सेशन में ट्रेड। यार मेरा कोई टीचर एक नहीं है, मैंने ज़्यादातर सीखा है चैट जीपीटी से और बुक्स वगैरह को इम्प्लीमेंट किया, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। 3, 3.5 साल मुझे जो है वो पहले लगे इसमें सही तरीके से प्रॉफिटेबल होने में भी। तकरीबन मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं कि जब से मैं प्रॉफिट करने लगा हूँ, गुजारा करने लगा हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ सीख रहा था और लॉस पे लॉस किए जा रहा था। और कोई बंदा मिलता नहीं था, एक वाइक ऑफ वाला मिला था बंदा, उसने भाई मुझसे ये मांगा था, इतने पैसे मांगे थे। उसने कहा था कि इतने डॉलर मुझे दे दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। एंड ही पर वो पता नहीं बिलोंग्स टू यूके शायद, पता नहीं उधर किसी साइड से था, और पता नहीं क्या सिखाना था। जैसे उसने कहा था कि सिखा दूंगा तुम्हें, प्रॉफिटेबल बना दूंगा, लेकिन कहाँ से लाते भाई, इतने तो मैं ऑलरेडी उस वक्त क्लास कर चुका था, तो नहीं थे। तो ये चीज़ है। अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर या इंडियन लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर वो चीज़ें जो किसी ने नाम तक नहीं सुना, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यार आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे होंगे, सक्सेसफुल भी हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं, नो इशू के, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कामयाब नहीं हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा कि कोई बंदा इस इतने से एसएल के साथ गोल्ड में एनवाई सेशन में ट्रेड करवा रहा हो 2 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ? कभी कोई देखा बंदा? बगैर वाइक ऑफ के ये पॉसिबल नहीं है। सर आपका एसएल फेमस है, कभी नहीं देखा। तो बस यही बात है ना सलमान, सनाउल्लाह, आपने आज देखा था ना लाइव, तो हम यही वाइक ऑफ की वजह से करते हैं। अच्छा, सिंपल टिप्स, ऑलवेज चेक द स्प्रेड बिफोर ट्रेडिंग। स्प्रेड आपका कम होना चाहिए, और आपने वो ब्रोकर इस्तेमाल करें जिनमें स्प्रेड थोड़ा हो, टाइट स्प्रेड हो, स्पेशली जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। एंड फॉरेक्स पेयर्स हैव स्मॉलर स्प्रेड्स देन सीएफडी लाइक गोल्ड, यानी फॉरेक्स पेयर्स के अंदर थोड़े से कम होते हैं स्प्रेड्स। 1 पॉइंट का उसमें हो सकता है, 1 पिप हो सकता है, 0.5 आधे पिप का हो सकता है, या बाज़ औक़ात इससे भी कम। लेकिन उनमें वॉलेटिलिटी भी फिर बहुत कम होती है। आपको हो सकता है एक 100 पिप का मूव कैच करने के लिए 5 घंटे बैठना पड़े, लेकिन गोल्ड में वही पिप आपको 100 पिप का मूव 15 मिनट में मिल सकता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ पिप, पिप से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और रिकॉर्डिंग को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। गुड बाय।